वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले थोड़ा सा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जान लें। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना और कोऑर्डिनेशन मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी बॉडी पार्ट्स है वो क्या है एक साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको आगे हम और डिटेल में भी पढ़ते हैं। देखिए स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुली द चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है। इट मीन्स रिस्पॉन्स करने के बाद रिएक्ट भी कर रहा है। इट मीन्स वो क्या है, स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है किसी भी जो हमारे आसपास जो बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, वो क्या है, स्टिमुली होता है। द एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन मैनी डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं बिकॉज दे हैव नर्वस सिस्टम, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। दोनों तरह के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुली इन ए वेरी लिमिटेड वे। प्लांट्स जो है वो एक लिमिटेड वे में ही रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ हार्मोनिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ एन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर से के साथ एक साथ काम करते हैं, सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं किसके प्रति, स्टिमुले के प्रति, तो वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन होता है। मीन्स कंट्रोल, कोई भी बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी वेरियस ऑर्गन्स जो एक साथ काम करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं साथ में लिख भी रहा हूँ और साथ में बोल भी रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन ही तो है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये लाइफ प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, कोई एक लिमिटेड वे में ही रिस्पॉन्स करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स इज कैरी आउट बाय द हार्मोन्स। ये क्या है, एक हार्मोनिक सिस्टम से ही क्या है, रिस्पॉन्स करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जो हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं उनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। अब ये प्लांट हार्मोन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, अब्सिसिक एसिड और इथेन या इथेलाइन, ये कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बात करें सबसे पहले फर्स्ट प्लांट हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो फर्स्ट प्लांट हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ये क्या है, फ्रूट ग्रोथ को में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट ग्रोथ के लिए, इसीलिए इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। अब फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स क्या है उसको देखिए, वैसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ट्रॉपिक मोमेंट्स में पढ़ेंगे। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, यानी फोटो मतलब लाइट के कारण जो रिस्पॉन्स करे, और जियो मीन्स ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जो रिस्पॉन्स करे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑक्सिन हार्मोन की। और ये कैसे काम करते हैं फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। ये रूट और स्टेम के टिप के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है जो टिप के ऊपर कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो क्या काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन भी क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है, इसीलिए कहाँ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है या फिर हमके टिप पे होता है, स्टेम और रूट्स की। इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन।
ये सेल को एनलार्ज करने का, बड़ा करने का काम करता है। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब उसको अलग अलग जो दिखाई दे रही है सेल्स, उनको आइडेंटिफाई करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है जिबरेलिन। जिबरेलिन का क्या काम है, क्या फंक्शन है? इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। ये भी सेल एनलार्ज और सेल डिफ्रेंशिएशन का काम करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ इन सीड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर और सीड्स के अंदर जो डोरमेंसी है उसको तोड़ने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से उसमें से अंकुरित हो जाते हैं, मतलब किसी भी पौधे को अंकुरित करने का काम ये करता है। उसके बाद इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ये भी फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, बट ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है। उसके बाद साइटोकिनिन हार्मोन। इट प्रमोट द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मीन्स सेल को डिवाइड करता है ताकि डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके प्लांट की। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। सीड एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, यानी कि पत्तों में जो बुढ़ापा आता है, पेड़ों में जो बुढ़ापा आता है, उसको डिले कर देता है ये। इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोमेटा को ओपन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकिनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है अब्सेसिक एसिड, या फिर हम कहें इसको ABA हार्मोन भी कहा जाता है इसको। इट हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल करता है। एंड ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्पफुल है। ओपन के लिए साइटोकिनिन था, क्लोजिंग के लिए अब्सेसिक एसिड। ये क्या करता है? इट प्रमोट द फॉलिंग ऑफ लीव्स। पत्तों जो झड़ते हैं वो इसी हार्मोन के कारण होता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ते जो सूख जाते हैं या वो पीले पड़ जाते हैं, वो भी इसी हार्मोन के कारण हो जाता है। उसके बाद है इथेन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है? इट प्रमोट द ग्रोथ एंड रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों को पकाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन ये जो पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं या फल गिर जाते हैं, ये भी कौन है? एथेन हार्मोन के कारण होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल फ्रूट रिपिंग, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से कच्चे फल लेके आते हैं, उसको पकाया जाता है आर्टिफिशियली मेथड से। जैसे कि केले होते हैं, उसको कच्चा तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उसको पका लिया जाता है। उसमें क्या होता है? जनरली इथिलीन जो है वो हार्मोन उसमें यूज़ किया जाता है। और अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे एसिटिलाइन भी यूज़ किया जाता है। एसिटिलाइन भी यूज़ किया जाता है। ये गैस होती है जो उसमें डाली जाती है या उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या है? वो फल पक जाते हैं। उसके बाद है अब प्लांट्स मूवमेंट करेंगे। प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं क्योंकि ये भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। तो प्लांट्स दो तरह से मूवमेंट करते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यही बता दूं कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, और नेस्टिक मूवमेंट क्या है? कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती मूवमेंट। बाकी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है उसके कारण कोई भी प्लांट का पार्ट मूव करता है। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेटेड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करे उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा ये। अच्छा, इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट टूवर्ड द स्टिमुली, अगर कोई भी प्लांट पार्ट है जो स्टिमुली की डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, स्टिमुली मतलब कि जिधर से उसको सेंस हो रहा है कोई भी चीज़, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और यहाँ से स्टिमुली कोई चीज़ को ये सेंस कर रहा है और प्लांट इसी की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट।
अच्छा, उसके बाद अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि स्टिमुली इधर हो रही है और वो डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म या फिर नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट। अब ये ट्रोपिज्म क्या है, कितने तरह के होते हैं? दे आर द 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म। फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। अब ट्रोपिज्म का टाइप और स्टिमुली है, यानी कि किस चीज़ को सेंस करता है। फोटोट्रोपिज्म क्या है? लाइट को सेंस करेगा, नाम से पता है। फोटो, फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, केमो मीन्स केमिकल, हाइड्रो मीन्स वाटर और थिग्मो मीन्स टच। ये इनको स्टिमुलस करेगा या फिर हम कहें इनको ये रिस्पॉन्स करेगा। ये दोनों हमने पढ़े हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन इनको कंट्रोल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट या फोटोट्रोपिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। जो लाइट के डायरेक्शन में या लाइट से जो रिस्पॉन्स करे उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। इफ़ द प्लांट पार्ट्स, यानी कि जो भी स्टेम है, मूव टूवर्ड द लाइट, इट इज़ ए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इफ़ द प्लांट पार्ट, जैसे कि रूट है, मूव अवे फ्रॉम द लाइट, देन इट इज़ नेगेटिव ट्रोपिज्म। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट्स है, और जहाँ जिधर से भी सनलाइट आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सनलाइट यहाँ से आ रही है, एक प्लांट है यहाँ, तो ये स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करती है और रूट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो देखिए लाइट तो ऊपर है, लेकिन इसलिए स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स स्टेम किसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है? स्टिमुली की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें इसका मतलब क्या है? स्टेम क्या है? वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म का एक तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म मूवमेंट है। उसके बाद ये रूट देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये क्या है? आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है या नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन में या ग्रेविटी के कारण जो रिस्पॉन्स आए उसको हम जियोट्रोपिज्म मूवमेंट कहेंगे या जियोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। इफ़ द प्लांट पार्ट रूट मूव टूवर्ड द ग्रेविटी, क्योंकि रूट हमेशा क्या है? ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ही जाती है रूट्स, इसलिए रूट क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। इफ़ द प्लांट पार्ट, स्टेम जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करता है, इट मीन्स ये क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मीन्स ये क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली। जो केमिकल की डायरेक्शन में या केमिकल के कारण जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम केमोट्रोपिज्म कहेंगे। इफ़ द प्लांट पार्ट मूव टूवर्ड केमिकल, जो भी प्लांट का पार्ट है जो केमिकल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म होगा। इफ़ द प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द केमिकल, और जो केमिकल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो क्या है? नेगेटिव केमोट्रोपिज्म होगा। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अच्छा ये देखिए, ये क्या है? ये एक पोलन ट्यूब है, ये वाली, ये जो आपको दिखाए ये है, ये क्या है? पोलन ट्यूब है। अब ये पोलन ट्यूब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? केमिकल की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल है, केमिकल की डायरेक्शन में मूव कर रही है। किधर? ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल में एक केमिकल है, केमिकल की डायरेक्शन में मूव कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब जो है, ये वाली पोलन ट्यूब जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर, जो वाटर को रिस्पॉन्स करे उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। इफ़ द प्लांट पार्ट्स, जैसे कि रूट है, रूट हमेशा क्या है? पानी की तरफ चलती है। आपने देखा भी होगा, अगर यहाँ पे कोई टैंक है और यहाँ प्लांट लगाए हुए है तो धीरे धीरे उसकी रूट्स जो है उस टैंक की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, यानी कि रूट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगी, और स्टेम जो है वो उससे दूर जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं स्टेम जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ओके,
उसके बाद थिग्मोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, जो टच के कारण जो रिस्पॉन्स करे, टच की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करे, उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। द क्लेमिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच ए टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स होते हैं, ये टेंड्रिल्स जो है ये हमेशा क्या है कि कोई भी स्पॉट हम इसको पकड़ा देते हैं या इसको टच करवा देते हैं तो ये क्या होता है उसी की डायरेक्शन में क्या है मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं टेंड्रिल्स जो है वो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। जैसे कि जितने भी बेल वाले पौधे हैं, जैसे कि बिटर ग्राउंड है, करेला है, बोटल ग्राउंड है, लौकी है, तोरी है, ये सभी क्या है आपके थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर आएंगे। उसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली नॉट डेटरमाइन। कोई डेटरमाइन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है, कोई उस रिस्पॉन्स की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ये दो तरह की होगी, थिग्मोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिग्मोनेस्टिक, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। थिग्मो का मतलब टच, यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्स की डायरेक्शन में, स्टिमुली की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है टच करने से, वो क्या है थिग्मोनेस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, छुई मुई का प्लांट है। इफ वी टच द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विद आवर फिंगर देन इट्स लीव फोल्ड अप। जैसे हम इसको छुएंगे ये क्या है इस तरह से ये इनके पत्ते बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। फोटोनेस्टिक मूवमेंट द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट की डायरेक्शन में, लाइट के कारण जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो मूवमेंट आ रही है, बट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक स्टिमुली की डायरेक्शन में नहीं है, उसको हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल है डैंडेलियन फ्लावर है, ओपन अप इन द मॉर्निंग ऑफ इन द ब्राइट लाइट एंड क्लोज इन द इवनिंग। यानी कि ये क्या होगा, रात को तो ये बंद हो जाएगा और जैसे ही सुबह होगी ये फिर से खिल जाएगा। अदर एग्जांपल मून फ्लावर, रात की रानी जिसको कहें, जो क्या है इसका अपोजिट है, रात को खिल जाता है दिन में बंद हो जाता है, ये क्या है फोटोनेस्टिक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का जो उगना है, अंकुरित होना है, वो भी हार्मोन के कारण है। स्टोमेटा जो ओपन क्लोज होता है वो भी हार्मोन के कारण होता है, जैसे कि साइटोकिनिन क्या करता है, ओपन करता है और एब्सेसिक क्लोज करता है। उसी की तरह ग्रोथ ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स, ये भी प्लांट हार्मोन के कारण। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, ट्रोपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट, ये भी क्या है हार्मोन्स के कारण ही होता है। ये फंक्शन ऑफ हार्मोन्स थे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो है नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम हार्मोनिक सिस्टम कहें। एंडोक्राइन मीन्स हार्मोनिक सिस्टम, जो कि प्लांट्स में हार्मोनिक सिस्टम था, इसी तरह ह्यूमन में भी या एनिमल्स में भी हार्मोनिक सिस्टम होता है। और साथ में ही क्या है नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि इसको बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है, इसलिए ये हर नर्वस सिस्टम इसमें रिस्पॉन्सिबल है। इन लोअर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही लोअर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू ए नर्वस सिस्टम, तो उनमें सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है। हाउएवर ए हायर एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, ठीक है। देखिए अब नर्वस सिस्टम क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ें। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। और द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। इट इज़ ए कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल
आवर एक्शन, थिंकिंग, बिहेवियर, हर तरह से इसको कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम करेगा। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर, यानी कि जितने भी सिस्टम्स है वो सभी एक साथ काम करें, उसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन है, नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, अब न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हमें पता है। न्यूरॉन सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद है द न्यूरॉन कैरी द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। यह नीचे एक एग्जाम में ये एक डायग्राम है जो नर्व सेल का है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में क्या है, सिग्नल को, मैसेज को कैरी करता है, या हम कहें इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कैरी करता है। ये कैसे काम करता है, ये यहाँ से क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है। इस तरह से मैसेज चलता है, आगे एक नर्व सेल और जुड़ी होगी, उसको ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। अच्छा, नर्व इसमें न्यूरॉन में बेसिकली 3 कंपोनेंट है। एक तो सेल बॉडी है जो आप यहाँ देख रहे हैं, सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है और ये ऑक्सोन है, ये ऑक्सोन है। ठीक है, ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड thin fibers are stretched out from the body of the neuron. They are called nerve fiber. The shorter fiber on the body of the neuron are called dendrites. अब देखिए यहाँ पे ये सेल बॉडी के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। इनके अंदर जो ये है, ये फाइबर्स हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। The longer fiber of the cell body of a neuron is called axon. सबसे लंबी फाइबर जो है ये वाली, देखिए ये वाली सबसे लंबी फाइबर है, इसको हम ऑक्सोन कह देते हैं। उसके बाद है द ऑक्सोन हैज़ एन इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड कवर बाय माइलिन या फैट या प्रोटीन से ये कवर है, इंसुलेटेड है। ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूरॉन और जुड़ा होगा ऐसे, इसका जो एंड पॉइंट है वो इसके डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है, ये एंडिंग है ना ये। अच्छा, इनके बीच में एक माइनर गैप होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना है, माइनर गैप होता है। उस माइनर गैप को हम कहते हैं सिनेप्स, यानी कि 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहेंगे। अब न्यूरॉन की बात करें तो दे आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस सेल टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंस ऑर्गन से जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके जाता है उसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, सेंस ऑर्गन से जो ब्रेन तक लेके जाता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से, हमारे आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के। इन 5 सेंस ऑर्गन से जो मैसेज लेके जाएगा कहाँ तक, ब्रेन तक, उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। क्या है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड द मसल सेल, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक जो मैसेज वापसी आएगा। जैसे कि सेंस ने तो क्या किया, सेंस ने यहाँ से मैसेज ब्रेन को दिया, अब ब्रेन वापसी रिस्पॉन्स देगा कि क्या करना है, और वापसी मैसेज कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। अब रिले का काम क्या है, रिले न्यूरॉन अक्कर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। दे सर्व एज लिंक बिटवीन
अदर न्यूरॉन्स। ये क्या है, इन दोनों न्यूरॉन, कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या है, लिंक का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या है, मैसेज आया ब्रेन तक और ये ब्रेन ने वापसी कर रहा है, इनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी या लिंक बनाने का काम कौन करता है, रिले करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दे रखा है कि ये रिसेप्टर्स हैं कुछ, और कुछ रिसेप्टर्स की लोकेशन है और किस स्टिमुली है। जैसे हीट को सेंस कौन करेगा, कौन, थिग्मो रिसेप्टर। और ये थिग्मो रिसेप्टर कौन है, ये हमारी स्किन है, क्योंकि ठंडा और गर्म को कौन बताता है, हमारी स्किन ही बताएगी ना, थिग्मो रिसेप्टर कहेंगे। टच को भी क्या है, थिग्मो या टेंगो रिसेप्टर कहें टच को, ये भी स्किन करेगी। लाइट को कौन, फोटो, लाइट का हमें कैसे पता चलता है भाई लाइट है या नहीं, आईज से। साउंड का कैसे पता चलता है, फोनो रिसेप्टर ईयर हमारे हैं। स्मेल से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज, और टेस्ट से गैस्ट्रो रिसेप्टर, ये हमारी टंग है। टेस्ट के बारे में हमारी टंग बताते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम के बारे में है। नर्वस सिस्टम, दे आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, और सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS कह देते हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डिवाइड हो जाता है टू टाइप में, एक तो ऑटोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक वॉलेंटियर नर्वस सिस्टम जिसको आप ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको आप इनवॉलेंटियर नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये क्या है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इसको डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर CNS के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो हमारा ब्रेन और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ब्रेन को पढ़ते हैं हम। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, यानी कि बॉडी का सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा है, ब्रेन है। इट इज़ सॉफ्ट वाइटिश ऑर्गन, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और हम कहें कि एक तरह से इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट्स वेट इज़ 1.2 टू 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1200 से 1400 ग्राम का होता है ये। उसके बाद ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, हमारी खोपड़ी के अंदर रखा हुआ है, स्कल मीन्स खोपड़ी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड द क्रैनियन। क्रैनियम जो है, क्रैनियम एक स्कल का पार्ट है, उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, हड्डियों का एक डिब्बा है उसके अंदर रखा हुआ है, जिसको हम क्रैनियम कहेंगे। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन, ब्रेन के सराउंडिंग 3 मेम्ब्रेन है, यानी उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको माइनिंग्स कहते हैं, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट, जो इसको हेल्प करने में मेन फंक्शन है इसका। द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन्स फिल्ड विद ए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि 3 मेम्ब्रेन है, इस तरह से मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो ये खाली जगह है, यहाँ पे क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो क्या है, उसको मैकेनिकल स्ट्रोक से बचाता है, यानी कि उसको फ्रिक्शन से बचाता है, जब गिर जाए तो चोट लगने से बचाता है, ये इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अगर हम ये बात करें, आगे की बात करें, ये क्या है आपका, फोर ब्रेन है, और ये अगर ये बीच की बात करें यहाँ पे, ये क्या आपका मिडल ब्रेन है, और ये जो पीछे का पार्ट है ये आपका हिंड ब्रेन है। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा आपका, ये देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड, और उसके बाद एक मिनट, हाँ ये वाला हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और सेरिब्रम, ये आपका किस में आ जाता है, फोर ब्रेन में। अच्छा, उसके बाद मिड ब्रेन में यही मिड ब्रेन ही है इसमें, और इसका अदर कोई पार्ट नहीं है। और अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें आ जाती है, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्रैनियम दिख रहा होगा, ये स्कल है, ये लेयर्स है, इसके ऊपर ये लेयर है, ये आप स्कल है। ठीक है, क्रैनियम जिसको कहे, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इनको सभी रीजन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। ठीक है,
इसके अंदर क्या क्या आएगा? ऑल्फैक्टरी लोब्स, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जिसको हम सेरिब्रम कह देते हैं। ऑल्फैक्टरी लॉब्स यानी ऑल्फैक्टरी का मतलब ही क्या होता है? सेंस का। इट इज़ प्रेजेंट इन द पेयर, ये एक पेयर में होती है। दीज आर फुली कवर्ड बाय द सेरिब्रम, ये पूरी तरह से सेरिब्रम से कवर होती है। दीज लॉब्स रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर्स कौन से होते हैं? जो स्मेल को सेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेरिब्रम। सेरिब्रम है, ये हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 80% कवर करता है ये। इट इज़ ऑलमोस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे स्पेशल पार्ट है ब्रेन का। द सेरिब्रम इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सोचने का काम, समझने का काम, जो भी समझदारी का काम है वो सेरिब्रम ही करता है। लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, मेमोरी, थॉट, सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट, ये सभी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। याद करने का, उसकी तर्क शक्ति, उसकी समझदारी, पर्सनैलिटी, याद, उसकी मेमोरी, याददाश्त, उसके सोच, उसके सेंस करने के, एक्शन लेने के, मूवमेंट करने के, सभी कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ आल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, ये इंफॉर्मेशंस और एक्सपीरियंस को भी अपने अंदर स्टोर रखता है, एक तरह से मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। देर आर सेंसरी एरिया, ये एक सेंसरी एरिया है, वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सारे सेंस ऑर्गन यहीं इस पे रिस्पॉन्स देते हैं। ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेशन बाय द सेरिब्रम। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, देखिए दो तरह के एक्शन होते हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे लिखना है, बोलना है, चलना है, डांस है, सिंगिंग है, ये सारे हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम चाहें तो करें या ना करें। तो ये सभी एक्शंस को कंट्रोल सेरिब्रम करता है। इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हम चाहे या ना चाहें वो होंगे, जैसे हार्ट बीट है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, ये सभी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है, नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो है ये कंट्रोल करता है हंगर, थर्स्ट, फैटिग्यू, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग और इमोशंस, यानी कि भूख लगना, प्यास लगनी, या हमारे कहें जिसको फैटिग्यू, स्लीप सोना, बॉडी का टेम्परेचर, पसीना आना, इमोशंस, ठीक है। फैटिग्यू का मतलब होता है गैस को बॉडी से रिलीज करना, ठीक है। वो क्या है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट कंट्रोल्स सेवरल अदर हार्मोन ग्लैंड, और भी बहुत सी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इंक्लूड जैसे कि थायराइड है, एड्रिनल है, ओवेरी है, टेस्टिस है, ये सभी कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, ये क्या है? हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को ही ग्रोथ ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करती है। उसके बाद आ जाए मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन जो है, इट इज़ ए स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटा पार्ट है ब्रेन का। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है? रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है जो अचानक से कोई काम होता है, उसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे एकदम से अगर आपको कोई मार रहा है तो आप उसको डिफेंस करेंगे, आप उसको बचाने का काम करेंगे उससे, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई गर्म चीज़ आपने हाथ में पकड़ लिया, आप एकदम से उसको छोड़ने का काम करते हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट ही है। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल मिड ब्रेन करता है। इट कंट्रोल द आई मसल्स, ये आई मसल्स, जैसे एकदम से आँख में कोई चीज़ लगनी होती है, आँख एकदम से बंद हो जाती है, तो ये क्या है? आई मसल्स को कंट्रोल करता है।
प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, आई के लेंस के शेप को कंट्रोल करता है, साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स और मेंडुला। सेरिबलम का काम है मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बैलेंस को बना के रखना। हम 2 पैर के ऊपर खड़े हो रहे हैं या हाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ये क्या है, पोस्चर और यानी पोजीशन और बैलेंस को बनाने का काम करता है सेरिबलम। सेरिब्रम अलग है, सेरिबलम अलग है। बलम मीन्स बैलेंस, ठीक है। उसके बाद इट कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, पिकिंग अप ए पेंसिल। पेंसिल को आप किस तरह से एक होल्ड करके रख सकते हो एक जगह पे, वो भी क्या है, बैलेंस ही तो बना रहा है ना, वो भी एक पोजीशन बना रहा है ना। ये डांसिंग करते हुए एक पोजीशन बनती है ना, ये पोजीशन और ये बैलेंस का काम सेरिबलम करता है। पोन्स का काम है टेक द पार्ट इन रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम पोन्स का है, यानी पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। मेंडुला कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शन, बहुत से इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मीन्स जो अपने आप चले, ऑटोमेटिक, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो कि फूड पाइप में होती है। इट इज़ ए आल्सो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत से रिफ्लेक्सेस को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वोमिटिंग, जैसे कि कोई भी सोजन आ जानी, खांसी होनी, स्नीजिंग छींक आनी, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कोई भी खाने का नाम लिया आपके मुंह में लार आ जाती है, वोमिटिंग उल्टी, ये सभी मेंडुला ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनसी के अंदर आती है, सीएनएस के अंदर आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो अबाउट 45 सेंटीमीटर यानी कि 19 इंच लॉन्ग है। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिन इन द कॉन्टिन्यूस विद द मेंडुला, ये मेंडुला से निकलती है। अगर इसका डायग्राम देखें हम यहाँ पे, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से, ये यहाँ पे मेंडुला है, ये यहाँ से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है एन एक्सटेंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जाती है। इट इज एनक्लोज्ड इन द बोनी केज वर्टिब्रल कॉलम, ये एक हड्डियों के पिंजरे में होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहें, उसके बीच से निकलती है। ये एक धागे की तरह होती है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द माइनिंग, इसके चारों तरफ भी क्या होती है, माइनिंग होती है, माइनिंग की लेयर होती है ताकि ये भी मैकेनिकल स्ट्रोक से बच सके। एज मैनी 31 पेयर ऑफ द नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, लगभग 31 जो पेयर हैं वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, 2 तरह के ये मेन फंक्शन कंट्रोल करती है। कौन कौन से हैं? इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये क्या है, सेंसरी और मोटर इम्पल्स को क्या है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड करवाती है। उसके बाद ये सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से काम करने का जो है, सडनली जो भी काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो स्पाइनल कॉर्ड करती है, जिससे क्या होता है, ब्रेन का वर्कलोड कम हो जाता है। उसके बाद है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है जी, उसको एक उसी टाइम करना है। अगर ये भी काम ब्रेन को दे दिया जाए तो ब्रेन क्या उस टाइम अगर कोई और काम कर रहा है और अचानक ये काम करना पड़ गया तो उसको पहले वाला काम छोड़ना पड़ेगा, इसमें उसको टाइम भी लग जाएगा और उससे उस पर वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, जिससे ब्रेन का वर्कलोड कम हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि और सभी तरह के नर्व जो हैं बॉडी के अंदर जो भी हैं, बॉडी के पार्ट के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिर्फ सेंटर में था, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो भी नर्व थी वो सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही थी। ये उस नर्वस सिस्टम्स को छोड़कर
यानी कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे बॉडी के नर्वस सिस्टम जब मिल जाते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दे ऑल लिव्स और एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारी ही आगे जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक डायग्राम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है? ये ब्रेन वाला, ये ब्रेन वाला, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड वाला। इसके अलावा देखिए बॉडी में और भी नर्वस सेल नर्व हैं। ये बाकी जितनी भी नर्व हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी, और ये सिर्फ सेंटर वाली और स्पाइनल कॉर्ड वाली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर बाकी जितनी भी नर्व हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। अच्छा, उसके बाद दे कंसिस्ट 3 टाइप्स, ये भी 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व और वाइसरल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है? स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेंगी जो नर्व, वो क्या है? स्पाइनल नर्व होंगी। मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या है? बॉडी के पूरी बॉडी में फैल जाएंगी एक्सेप्ट द हार्ट, वो एक्सेप्ट द हेड, यानी कि सिर में नहीं होगी, बाकी सारी जगह ये फैल जाएंगी। दे ऑल कैरी बोथ मोटर एंड सेंस नर्व, इसमें मोटर और सेंस नर्व होगी, इसलिए बॉडी में कहीं पे भी रिफ्लेक्स एक्शन का काम होगा तो वो स्पाइनल नर्व तुरंत उस पर एक्शन ले लेगी। उसके बाद है क्रैनियल नर्व जो है, ये क्या है? क्रैनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से निकलती है और स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, यानी कि हेड के चारों तरफ ये फैलती है। दे आल्सो कैरी बोथ नर्वर बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व, ये इसमें भी दोनों होती हैं। विसरल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, हमें पता है स्पाइनल जो है स्पाइनल कॉर्ड में होती है हेड को छोड़कर, एंड दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी के साथ जुड़ी होती है। ये क्या है? थ्रो सम ऑफ आल्सो अराइज फ्रॉम द ब्रेन, एंड इसमें ऐसी कुछ नर्व होती हैं जो क्या है? ब्रेन में भी होंगी और अदर बॉडी इन पार्ट में भी होगी, और ये एक दूसरे को कनेक्टेड करने का काम करती है। ये इसमें भी सेंसरी और मोटर दोनों नर्व होंगी, यानी कि हम कहें स्पाइनल क्या है? सिर्फ स्पाइनल से जुड़ी होंगी और वो सारी बॉडी में फैली होंगी हेड को छोड़कर। अब क्रैनियल जो है वो क्या है? वो सिर्फ ब्रेन में हेड में फैली होंगी, और ये वसरल जो नर्व है ये क्या है? इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिंग का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, और या हम कहें रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे सिंपल फंक्शन है ये, इसमें विच इज़ नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, इसमें ब्रेन के कोई कंट्रोल नहीं है। दस रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिक, जो अपने आप हो जाती है, इसमें ब्रेन को सोचने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, मूविंग आवर हैंड अवे ऑफ द टचिंग हॉट प्लेट, जब कोई गर्म चीज़ है उसको हम एकदम से छोड़ देते हैं, ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। द रिफ्लेक्स ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड, जो इसमें क्या है? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही काम करती है, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस ये क्या है? स्पाइनल रिफ्लेक्स भी इसको कह देते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? जैसे कि ये देखिए, ये टच कर रहा है तो यहाँ से ये जो मैसेज गया है और ये वापसी रिस्पॉन्स आया है, ये क्या है? ये एक आर्क है। आर्क मीन्स एक पाथ है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। अब है कुछ ऐसे एक्शन है जिसमें क्या है? मतलब एक तरह से हम कहें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कफिंग, यानी कि उबासी लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, स्नीजिंग, ये कुछ एक्शन ऐसे हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे, और जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहेंगे।
ये देखिए पाथ है, रिफ्लेक्स आर्क का भी जैसे मैंने बताया, ऐसे कोई भी रिस्पॉन्स गया और उसका यहाँ पर रिजल्ट आया, उसको हम क्या कहते हैं, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, जिस रास्ते से इम्पल्स ट्रैवल किया इम्पल्स ने, वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक या फिर हम कहें इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटो मीन्स अपने आप, नॉर्म्स मीन्स ग्राविंग, गवर्निंग का मतलब है कि अपने आप जो काम करे, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which control the activity of various organs inside our body automatically। यानी कि ये भी एक नर्वस सिस्टम का ही, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं बिना सोचे, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग, ये सभी काम इसी के हैं। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या है, दोज एक्शन विच नीड थिंकिंग, जिसमें को करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, वो वॉलेंटरी एक्शन है। विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन की कंट्रोल में, जैसे स्पीकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सभी क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है। द अडल्ट मैन ब्रेन वेट इज, ये हमें पता है 1375 ग्राम का होता है, अगर फीमेल की बात करें तो 1275 ग्राम का उसका वेट होता है। अब ग्लैंड्स को पढ़े हम, क्योंकि सेकंड सिस्टम कौन सा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सिस्टम कौन सा है, ग्लैंड सिस्टम या हार्मोनिक सिस्टम कहें। ए सेल, ए टिश्यू और ए ऑर्गन विच सीक्रेट यूजफुल केमिकल कंपाउंड, कोई भी सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है, कोई एक केमिकल कंपाउंड रिलीज कर रहा है, वो क्या है, ग्लैंड है। चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो या वो ऑर्गन हो, जो एक केमिकल रिलीज कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, उसको हम ग्लैंड कहेंगे। 3 तरह की ग्लैंड होती है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इनको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, देखिए, ए ग्लैंड विच सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट इन ए डक्ट, एक डक्ट में, एक उस लिमिटेड एरिया में ही जो सीक्रेट किया जाता है, कोई भी जूस है या वो कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। डिस्चार्ज द सिक्रेशन ऑफ द बॉडी सरफेस और इनटू द कैविटी इन द बॉडी, यानी कि बॉडी सरफेस के ऊपर जो सिक्रेट करे, बॉडी के किसी भी सरफेस के ऊपर सिक्रेट करे या उसी कैविटी, कैविटी का मतलब उसी एरिया में सिक्रेट करे, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन। जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जो डक्टलेस होती है, एंड दे सीक्रेट देयर ब्रॉड प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट किया जाता है, जिसके कारण क्या है, ब्लड के कारण वो पूरी बॉडी में फैल जाए, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट ए केमिकल सब्सटेंस, और जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आर ए काइंड ऑफ ए केमिकल मैसेंजर, ये एक तरह से केमिकल मैसेंजर का काम करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं केमिकली। ए ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो ग्रुप है वो बहुत तरह के अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करता है, और उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि बहुत सी ग्लैंड है वो हर तरह का अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती है, और इसी को हम हार्मोनल सिस्टम भी कह देते हैं। इट आल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी, बहुत सी ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे इसी में आप देख लीजिए, यहाँ ब्रेन में अगर हम बात करें तो 2 ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इधर अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एंड एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओवेरी है, इधर टेस्टिस है, ये सभी ग्लैंड्स को हम यहाँ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, ये कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, जो क्या है, हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगी। द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करेगी उसको रेगुलेट करने का काम करेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और वैसे भी हम इसका पढ़ चुके हैं, हंगर है,
थ्रिस्ट है, ये सभी क्या है, प्यास लगनी, भूख लगनी, ये सभी हाइपोथैलमस ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे हम देखें कि दोनों ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्रेन, ये बिल्कुल ब्रेन के नीचे है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ग्रोथ हार्मोन मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ ग्लैंड भी कह देते हैं। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच टू द विंड पाइप, ये विंड पाइप से अटैच है। यहाँ देखिए ये विंड पाइप है और इससे अटैच है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेक ए हार्मोन कॉल्ड द थायरोक्सिन, यानी कि एक थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। द फंक्शन ऑफ द थायरोक्सिन ग्लैंड, अब थायरोक्सिन ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन का जो है वो फंक्शन क्या है, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, यानी कि हर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जो रेट है मेटाबॉलिज्म की, यानी उसको बनने की या उसका यूज़ करने की, उसको क्या है, कंट्रोल करता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन जो बहुत ही ज़रूरी है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। द मेन सिम्टम्स ऑफ द गोइटर, अगर गोइटर की मेन सिम्टम की बात करें तो क्या होगा, नेक ऑफ द पर्सन अपीयर टू बी स्लॉन्ग, यानी कि गर्दन सूजी हुई दिखाई देगी। पीपल एडवाइज टू यूज़ आयोडीन साल्ट, इसीलिए सभी को एडवाइस दी जाती है कि उसको कैसा नमक खाना चाहिए, आयोडीन सॉल्ट लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। इसलिए आयोडीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमें गोइटर डिजीज से बचाती है, या फिर हम कहें थायरोक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करती है, सही प्रॉपर उसका फंक्शन होता रहता है अगर हमारे डाइट में आयोडीन है। उसके बाद है, ये देखिए दो ग्लैंड होती है, राइट एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड ये चार छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही चार छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहें, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये क्या सिक्रेट करती है, पैराथॉर्मोन सिक्रेट करती है, पैराथॉर्मोन हार्मोन सिक्रेट करेंगी। ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर, कैल्शियम और फॉस्फेट के, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, लो यानी कि नेक के लोअर पार्ट में, या हम कहें चेस्ट कैविटी के ऊपर ये होती है। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट थाइमस या थाइमोसाइन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, विच प्ले द रोल इन द डेवलप द इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद पैनक्रिया, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करते हैं, ये हमारे स्टमक के जस्ट बिलो होता है, जस्ट नीचे होता है। पैनक्रियास सिक्रेट द हार्मोन इंसुलिन, ये एक इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, यानी कि शुगर लेवल राइज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। द पर्सन हैविंग द सर्व डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको फिर क्या है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, ताकि उसे शुगर लेवल को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड, दे आर टू एड्रेनल ग्लैंड, दो एड्रेनल ग्लैंड होती है जो टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर के ऊपर होती है साइड में, जैसे ये किडनी है तो इसके अपर पार्ट में यहाँ पे होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स सिक्रेट एड्रेनालाइन हार्मोन, ये क्या है, एक एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो क्या है, रेगुलेट करती है किसको, हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। एड्रेनालाइन हार्मोन इज सिक्रेट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑल टाइम, हर टाइम ये थोड़ा थोड़ा सिक्रेट होता रहता है, बट इट लार्ज अमाउंट, बट कई बार ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। कब होता है, जब कोई भी हमें काम करना, तो एक्साइटमेंट होती है,
रेडी टू एक्शन, किसी भी काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाती है, उस टाइम ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। और इस ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि एकदम से आपको कोई डरा दे, एकदम से आपके पीछे कोई भागने लग जाए, या एकदम से कोई आप पे अटैक कर दे, तो क्या होता है आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसको क्या है, इसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड ही करती है, इसलिए इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। उसके बाद टेस्टिस जो है, टेस्टिस ग्लैंड सिर्फ मेल में होता है, ठीक है, ये मेल ग्लैंड है। टेस्टिस मेक्स मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि एक सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज कंट्रोल द एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल और डेवलप करता है। एंड मेल फीचर्स जैसे कि डीपर वॉइस, यानी कि दाढ़ी मुचकाना, उसके बाद सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, ये सभी क्या है, मेल फीचर्स को डेवलप करता है। ऑल दीज चेंजेस इज क्यूज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आर एसोसिएटेड विद द मेल प्यूबर्टी, यानी मेल प्यूबर्टी भी इसी हार्मोन के कारण आती है, जो कि कब आती है, 13 to 14 ईयर्स के। द टेस्टिस आल्सो मेक द मेल गैमेट, ये मेल गैमेट भी बनाती है, स्पर्म, इसीलिए ये हेट्रोकाइन ग्लैंड, इसीलिए हम इसको अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्लाइन ग्लैंड कौन सी होती है, वो ग्लैंड होती है जो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करे। ड्यूल फंक्शन का मतलब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करे, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी है। उसके बाद है ओवेरी। ओवेरी जो है सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये जिस तरह से टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, ओवेरी जो है फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, जिसको ओस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन कहें, या फिर हम कह सकते हैं एक तो ये है ओस्ट्रोजन और एक प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका फंक्शन क्या है, ओस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन है जो डेवलपमेंट करना किसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन का, और फीमेल फीचर्स को डेवलप करना, जैसे फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमरी ग्लैंड, जैसे ब्रेस्ट का कंट्रोल डेवलप होना, ये सभी यही हार्मोन करता है। ऑल दीज चेंजेस इज इनक्यूज बाय ऑस्ट्रोजन हार्मोन या फिर ऑस्ट्रोजन एसोसिएटेड विद फीमेल प्यूबर्टी। फीमेल प्यूबर्टी में जो भी बदलाव आते हैं वो इसी के कारण आते हैं, जो 10 to 12 ईयर्स में आते हैं। द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन फंक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द यूट्रस चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो ये क्या है, यूट्रस के को कंट्रोल करती है और ये हेल्प करती है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। द ओवेरी आल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट भी बनाती है, जिसको ओवा या एग कह सकते हैं। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड देखिए हमारी बॉडी में कौन कौन सी होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। पहली है पेनक्रिया, जो कि अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो पेनक्रेटिक जूस, और एंडोक्राइन की बात करें तो इंसुलिन। अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस है दूसरी ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन में स्पर्म है और एंडोक्राइन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगर फीमेल की बात करें तो ओवेरी है, अगर एक्सोक्राइन में ओवा या एग रिलीज करती है, और एंडोक्राइन में क्या है, ओस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक